नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत श्रीनगर की खबर के साथ करेंगे। श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आज होंगे छात्र संघ चुनाव। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होनी है और आज शाम चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। तो बड़ी खबर, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आज होंगे छात्र संघ के चुनाव। सुबह 8 बजे से वोटिंग होनी है और शाम आज चुनाव के नतीजे भी आएंगे। यूनिवर्सिटी परिसर में इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की बिरला परिषद छात्र संघ चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज सुबह 8 बजे से छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि दोपहर 2 बजे तक चलेगी। वहीं मतदान के लिए बिरला परिसर में कुल 14 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और ऐसे में आज होने वाले मतदान में करीब 8000 छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने कल होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं देर शाम वोटों की काउंटिंग के बाद विजेता के नामों की जो घोषणा है वो कर दी जाएगी, जबकि 18 नवंबर को विजय प्रत्याशियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं छात्र संघ चुनाव को लेकर यूनिवर्सिटी में एक प्लाटून PAC के साथ साथ रेगुलर पुलिस की भी तैनाती की गई है। तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ के चुनाव होने, सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और हम इस समय बूथ की प्रिपरेशन की पर लगे हुए हैं और उसमें वोटर्स की लिस्ट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसी में अभी हमारा चल रहा है। लगभग 7900 के आसपास वोटर्स हैं। बूथ हमने 14 बना रखे हैं और प्रत्येक बूथ पर लगभग 500 से 600 के बीच वोटर्स की संख्या होगी। और अगली खबर चमोली से, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा। 2021 के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। तो बड़ी खबर चमोली से, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला है, कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। 2021 के मामले में कोर्ट ने सुनाई है सजा। पॉक्सो एक्ट के तहत सरकार को दिए 7 लाख देने के निर्देश। नाबालिग के साथ दुष्कर्म से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिस पर कोर्ट ने अपनी फैसला का ऐलान किया है। कोर्ट ने आरोपी को सुनाई है 20 साल की सजा। 2021 के मामले में कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। आपको बताते चले कि पॉक्सो एक्ट के तहत सरकार को पीड़ित परिवार को 7 लाख देने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये बड़ी खबर चमोली से, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। और चमोली जिले में गैरसैंण के पास आदि बद्री सिलपाटा मार्ग पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों शव और घायल युवक को अस्पताल में पहुंचाया। वहीं पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में पहुंचाया, जिसका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कार सवार 3 युवक राजकीय इंटर कॉलेज सिलपाटा के शिक्षक थे। आदि बद्री से आगे सिलपाटा वाली रोड पर एक गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उस सूचना पे टीम जो SDRF गौचर थी तुरंत मौके पे रवाना हुई और मौके पे पहुंच करके तो सर्च किया गया, तो जिसमें 2 व्यक्तियों के शव जो कि शिक्षक थे उनके शव को रिकवर करके अग्रिम कार्यवाही पे भेज दिया गया है। एक शिक्षक जो उसमें घायल था, उस घायल को 108 के माध्यम से उपचार हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया। अवैध धर्मांतरण पर धामी सरकार सख्त है और लव जिहाद पर रोक को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में गैर जमानती धर्मांतरण कानून हुआ है और सरकार के फैसले पर सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको देते चले, बीते दिन धामी कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों को पास किया गया। तो इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो अवैध धर्मांतरण पर धामी सरकार की सख्ती नजर आई। लव जिहाद पर रोक को लेकर सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तराखंड में गैर जमानती धर्मांतरण कानून हुआ है और सरकार के फैसले पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है।
तो बुधवार को धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। खास बात यह रही कि सरकार ने ऐसा धर्मांतरण कानून में संशोधन कर सख्त बनाने का फैसला लिया है जो यूपी से भी ज्यादा सख्त होगा। ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में 29 प्रस्ताव लाए गए थे जिन पर धामी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। कैबिनेट में धर्मांतरण कानून को लेकर खास तौर पर चर्चा की गई और ये तय किया गया कि उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून ऐसा लाया जाएगा जो यूपी से भी ज्यादा सख्त होगा। इस कानून में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। इस कानून को इस सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके अलावा धामी कैबिनेट की बैठक में कई और बड़े फैसले लिए गए जिसमें नैनीताल से उत्तराखंड हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। धर्मांतरण कानून पर विधेयक विधानसभा में ले आया जाएगा। यूपी से भी ज्यादा सख्त होगा धर्मांतरण विधेयक। धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध में शामिल किया गया है। अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। अपनी सरकार पोर्टल के रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जल विद्युत परियोजना के लिए THDC और UGBNL के बीच उपकरण बनाए जाएंगे। राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि फ्री दी जाएगी। नजूल भूमि विधेयक 2021 को वापस लिया गया। अब संशोधित विधेयक को सदन में लाया जाएगा। अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दी। उत्तराखंड दुकान स्थापन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई। RWD की राशि को 15 करोड़ से बढ़ाकर असीमित किया गया। 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। केदारधाम में ओम मूर्ति की स्थापना होगी। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर सजा खत्म की गई। अधिनियम के तहत अर्थदंड का प्रावधान किया गया। धामी कैबिनेट के नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के फैसले का विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी ट्वीट करके स्वागत किया। कहा इससे पर्यटन उद्योग और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं धामी कैबिनेट की बैठक में ये भी साफ हो गया कि 29 नवंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होगा जो कि देहरादून में ही होगा। टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के गौला पार शिफ्ट करने की राज्य सरकार की मंजूरी के बाद वकीलों का भी रिएक्शन सामने आया है। क्या कहना है वकीलों का, सुनिए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जितनी मेंबरान्स हैं उनके अंदर कुछ में रोष है कि हाईकोर्ट शिफ्ट नहीं होना चाहिए, कुछ का कहना है कि हाईकोर्ट शिफ्ट होना चाहिए। तो वहां पर अभी थोड़ा सा मतभेद चल रहा था। जो आज कैबिनेट ने जो ये हमारी उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में जो आज ये पास किया है, तो इसके बारे में अभी हमने शाम को ही ये खबर वायरल हुई थी तो उसमें हमने देखा। तो अभी इसमें इसकी तय में जाने की जरूरत है। उसके बाद फिर आगे जो देखा जाएगा उसके बाद फिर ये बात हम अधिवक्ताओं के बीच में रखेंगे। अब अधिवक्ताओं की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखने के बाद निर्णय लिया जाएगा। हाईकोर्ट शिफ्ट करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। ये सेंटिमेंटल वैल्यू तो नैनीताल के लिए इसकी है ही हाईकोर्ट की, लेकिन साथ ही प्रैक्टिकलिटी में भी इसको देखना पड़ेगा कि जो इंस्टीट्यूशन का विस्तार होना है इस हाईकोर्ट का, और नैनीताल जैसा जो शहर है जिसकी इकोलॉजी पहले से ही कॉम्प्रोमाइज है, पहले से उसमें बहुत सा बाहर है, तो उस हिसाब से प्रैक्टिकल लहजे से देखा जाए तो ये बहुत ही उचित फैसला है और ये कभी न कभी होना ही था। तो धामी कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाईकोर्ट और इसे लेकर विपक्ष ने भी इसका स्वागत किया है। तो वकीलों का भी रिएक्शन सामने आया जो कि आप सुन रहे थे। आपको बताते चले कि उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के गौला पार शिफ्ट करने की राज्य सरकार की मंजूरी के बाद वकीलों ने भी कहीं स्वागत किया और इस पर उनका रिएक्शन सामने आया। तो विपक्ष ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। वकीलों का अलग अलग जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई। नैनीताल से हल्द्वानी में अब शिफ्ट होगा हाईकोर्ट। धामी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है और जिस पर विपक्ष ने भी सहमति जताई है। बुधवार को देहरादून में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में अवैध धर्मांतरण पर रोक को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया और प्रदेश में धर्मांतरण गैर जमानती हो गया। वहीं सरकार के फैसले पर सियासत भी जोरों पर है। देखिए रिपोर्ट। अवैध धर्मांतरण पर धामी सरकार सख्त।
लव जिहाद पर रोक को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। उत्तराखंड में गैर जमानती हुआ धर्मांतरण कानून, सरकार के फैसले पर सियासत तेज। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पर मुहर लग गई। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत अब से जबरन धर्म परिवर्तन संज्ञेय अपराध होगा। इसके तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून में जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। कैबिनेट में इस पर मुहर लग गई है। जल्द ही ये विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा। प्रदेश में धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। धर्मांतरण के नाम पर सरकार ध्रुवीकरण की बात करना चाहती है। देश में ऑलरेडी पहले से धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना हुआ है, राज्य का भी कानून है, लेकिन उसको सरकार लागू नहीं कर रही है। अगर धर्मांतरण हो रहा है, 6 साल से इनकी सरकार प्रदेश में है, धर्मांतरण के कितने अपराध इन्होंने रजिस्टर किए। एक और जहां विपक्ष इस फैसले को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं साधु संतों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये जो आज कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है, ये स्वागत योग्य कदम है। जबरन धर्मांतर भारत में पिछले 70 साल से हो रहा है और शासन को इस पर कठोरता से रोक लगानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी पहल की है। सरकार ने बहुत ही साहसिक और सराहनीय फैसला लिया है। धर्मांतरण का जो ये फैसला है, ये सभी के हितों में है। इससे एक समाज में बड़ी देशता फैल रही थी और उसमें 10 साल का प्रावधान सजा का दिया गया है। भारत साधु समाज और संत समाज में हर्ष की लहर है। उत्तराखंड सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच विपक्ष सरकार की मंशा, कार्यशैली पर जो भी सवाल उठाए, लेकिन सीएम धामी के अंदाज और काम से एक बात तो साफ हो गई है कि सरकार जनता से किए वायदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। टीम न्यूज स्टेट। प्रदेश के पशुपालकों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की शुरुआत की और जिसके माध्यम से दुरुस्त इलाकों में भी अब इन चिकित्सा इकाइयों के जरिए पशुओं का इलाज हो सकेगा और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1962 भी जारी किया गया है। इस मौके पर गोट वैली, नाबार्ड, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और NCDC के अंतर्गत कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने भी शिरकत की। पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशुपालन संबंधी जितने प्रकार की भी सेवाएं हैं, विभागीय सेवाएं हैं, इस मोबाइल यूनिटों के माध्यम से आसानी से हमारे पशुपालक भाई बहनों को मिल पाएगी। इससे जो पशु हानि है उसको रोका जा सकेगा और पहली बार डेयरी पशुओं का भी बड़ा डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत डेयरी पशु को एक विशिष्ट टैग लगाया जा रहा है। पूरे पशुपालन व्यवसाय का राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में 3% का योगदान है। सभी छोटे पशुपालकों व दुग्ध व्यवसायों के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप आज हमारा देश डेयरी के उत्पादन में भी शीर्ष स्थान पर है। डेयरी व्यवसाय क्षेत्र के लिए विकसित किया गया डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी बदलते भारत का उदाहरण है। यह पेमेंट सिस्टम पूरे विश्व के डेयरी व्यवसायों के लिए एक सहायक सिद्ध हो सकता है। राज्य पशुधन मिशन में आने वाले 2 वर्षों में लगभग 60 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और मिशन के द्वारा 4 लाख से अधिक पशुपालकों एवं कुक्कुट पालकों की आय में वृद्धि होगी। इस मिशन के द्वारा राज्य में जहां 10,000 पशुपालकों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो सकेगा, करीब 7,000 पशुपालकों को प्रत्यक्ष रोजगार का लाभ पहुंचेगा।
पालकों को आज बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हमारे उत्तराखंड के लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड करी जाए। जिस तरीके से इंसानों को 108 की सेवा दी जा रही है, उसी तरीके से आज हमारे जो बेजुबान पशु हैं उनकी देखरेख के लिए मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, कि हमने 60 एम्बुलेंसेज आज यहाँ पर लॉन्च करी हैं। 1962 एक हेल्पलाइन नंबर भी हमने यहाँ पर इशू किया है, जिसमें दूरस्थ क्षेत्र के जो हमारे लोग हैं, जो पशुपालक हैं, जब उनको कभी भी कोई उनके पशुओं को समस्या आए तो वो 1962 पे कॉल करेंगे और हमारी एम्बुलेंस वहां तक पहुंच के उनका जानवरों का उपचार करेगी। देहरादून के कैंट कोतवाली क्षेत्र में कर्ज से परेशान व्यापारी ने आत्महत्या की और व्यापारी प्रवीण ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार दी और तस्वीरें भी देखी निकलकर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक प्रवीण पर करीब 2 करोड़ से ज्यादा का केस था, जिसको लेकर वो परेशान रहता था। क्या लग रहा है सर? क्या लग रहा है? तो पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है और तस्वीरें देखिए। तस्वीरें बेडरूम की है, जहां कर्ज से परेशान एक व्यापारी ने खुद को अपने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। देहरादून के विकास नगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर पुलिस और व्यापारियों में जमकर नोकझोंक देखने को मिली और सामान हटाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि नोकझोंक में ये बदल गया। प्रशासन विकास नगर बाजार में अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चला रहा है और पुलिस के आदेश पर नगर पालिका कर्मचारियों ने फुटपाथ पर रखे सभी सामानों को हटाया और जब सामानों को अपने साथ लेकर वे जाने लगे तो व्यापारी और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। कोटद्वार में भूमाफिया की मनमानी बढ़ती ही जा रही है। कोटद्वार के गिवई स्रोत में युवक ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया है और बेखौफ होकर उस जमीन पर एक होटल का निर्माण कर रहा है। वहीं दूसरी ओर एक होटल मालिक ने नदी की जमीन कब्जाई हुई है, जिसकी सूचना कई बार प्रशासन को भी दी जा चुकी है, लेकिन कोई भी एक्शन इस पूरे मामले को लेकर नहीं लिया गया। वहीं अब इस मामले की शिकायत एक बार फिर नवनियुक्त जिलाधिकारी आशीष चौहान के पास पहुंची है और उन्होंने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इस संबंध में जो भी पर्टिकुलर इंक्रोचमेंट आपके द्वारा मुझे बताया जाएगा और आप मुझे जैसे ही सूचना देंगे पूरी प्रॉपर विस्तृत इन्फॉर्मेशन देंगे, अकॉर्डिंगली एक्शन होगा। ऋषिकेश के भरत विहार कॉलोनी के लोग भू माफिया से परेशान हैं, जिसको लेकर भरत विहार कल्याण समिति से जुड़े लोगों ने नगर आयुक्त से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है और सार्वजनिक पार्क को मुक्त रखने के लिए भू माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की है। लोगों का आरोप है कि भू माफिया नगर निगम के सार्वजनिक पार्क को कब्जाने में जुटे हैं और वे कई बार पार्क में लगे नगर निगम के बोर्ड को भी उखाड़कर फेंक दिए हैं और विरोध करने पर स्थानीय लोगों ने से भी विवाद हो जाता है। नहीं, उम्मीद यही है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि आयुक्त साहब से मिले हैं और आयुक्त साहब से हमारी बातों से संतुष्ट थे और मौका मुआयना करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। आज चूंकि ये लोग आए हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि हम लोग वहाँ मौके पे आए, मौके का निरीक्षण कर जांच करें और इस प्रकार की कोई भी गतिविधियां कोई अगर व्यक्ति कर रहा है, कोई अगर लोग कर रहे हैं तो उस पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। तो हम लोगों ने अभी निर्णय लिया है कि हम साइट विजिट के लिए हम जाएंगे। बागेश्वर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। पुलिस ने एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया है जो कि खुद बैंक कस्टमर केयर अधिकारी बताकर लोगों को फोन करता था और उन्हें एक एनी डेस्क नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलता था और उसके बाद उनके खाते से रुपयों को उड़ा लेता था। आरोपी अब तक लाखों रुपए खातों से गायब कर चुका है। मामला तब खुला जब आरोपी ने 2 सितंबर 2022 को कपकोट के रहने वाले चंचल सिंह के साथ फ्रॉड किया और 3,39,000 से ज्यादा रुपए खाते से उड़ा लिए। पीड़ित की शिकायत के बाद साइबर सेल की टीम को जांच के लिए लगाया गया, जिसके बाद जांच में आरोपी शेखपुरा विहार में एक्टिव बताया और फिर टीम ने उसे उसकी लोकेशन से गिरफ्तार किया।
तो जो अभियुक्त थे उनकी लोकेशन जगह जगह पर मिल रही थी, जैसे बिहार, झारखंड वगैरह। तो अभी जो है फाइनली हमने उसमें जो मेन अभियुक्त है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है शेखपुरा बिहार से। उसको जो है हम उससे पूछताछ कर रहे हैं। कोशिश करी जा रही है कि जो अमाउंट की जो रिकवरी है वो जल्दी से जल्दी और पूरे अमाउंट की रिकवरी हो जाए। मीनवाइल जो भी हमारी कानूनी कार्रवाई होगी कोर्ट में पेश होगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे आप।